वज़ीर दाखिला चौधरी निसार इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए देखते हैं। ये दो तवील मीटिंग्स थी कल और आज। इस स्पीकर है ही नहीं, पता नहीं किधर है ये है ये नहीं, मैं और ऊंचा कर लेता हूँ। सारे तो बड़े तवील इश्यूज हैं जिन पे डिसीजन हुई है। मैं सिर्फ चंद, और इंशाल्लाह एक दूसरा दौर आज से 8-10 दिन बाद होगा जब मैं कुछ और मीटिंग्स पे मैंने कॉल की हैं, तो फिर आपको एतमाद में लिया जाएगा। जो सबसे पहले फैसला हुआ वो ये कि गुज़श्ता चंद महीनों से, बल्कि गुज़श्ता एक डेढ़ साल से गिलगित बल्तिस्तान जाने के लिए NOC का इजरा ज़रूरी बना दिया गया था। इस पर काफ़ी तफसील से बहस हुई, बातचीत हुई, मुशावरत हुई। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब से भी मुशावरत हुई, उनका फ़ोन भी आया। इसलिए इस तनाज़र में ये फ़ैसला किया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो एक एक्टिविटी आई है, टूरिस्ट का अगर एक बूम नहीं तो बहुत प्रोएक्टिविटी आई है, इसको जारी रहना चाहिए और इसको फैसिलिटेट करना चाहिए। इसलिए आइंदा चंद दिनों में एक नया नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसके तहत गिलगित बल्तिस्तान टूरिज्म के हवाले से जाने वालों के लिए कोई NOC की जरूरत नहीं होगी। हाँ, डिप्लोमेट्स, INGOs, रिसर्च वर्कर्स और प्रोजेक्ट रिलेटेड फॉरेनर्स जो भी गिलगित बल्तिस्तान में काम कर रहे हैं उनके लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस जरूरी होगी। मैं बिल्कुल 2 मिनट टच करूंगा, आपने फिर सवाल करना हो तो वो CNICs, ये एक बहुत मुश्किल और बड़ा प्रोटेक्टेड काम था, और जो मैं बार बार कहता हूं ये नेशनल इंटरेस्ट में काम था। एक मुल्क के शनाख्ती कार्ड, एक मुल्क के पासपोर्ट अगर गैर मुल्कियों के हाथों में, और वो दर्जनों के हिसाब से नहीं, सैकड़ों के हिसाब से नहीं, लाखों के हिसाब से इजरा हो और उस पर कोई एक्शन ना हो, तो ये डिसफंक्शनैलिटी ऑफ द स्टेट का तासर देती है। हमने पिछले 3 सालों में इस पर बहुत काम किया है, उस तफसील में नहीं जाना चाहता। मीडिया की उसमें बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट रही है। गुज़श्ता 3 महीनों में जो फिगर था ब्लॉक्ड शनाख्ती कार्ड का वो 3.5 लाख था, 3,53,000। इस पे बहुत मुशावरत हुई। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि इसमें कई पाकिस्तानीज भी किसी न किसी हवाले से, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, उनके पास शजर नसब नहीं था, उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, तो कई पाकिस्तानियों के, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों के भी कार्ड ब्लॉक हुए। हमने इस मसले का हल तलाश करना था, और इसमें कौमी असेंबली की जो कमेटी हमने बनाई उसमें उन तमाम मोअज़्ज़ज़ हज़रात का बहुत किरदार है, मीडिया की बहुत सारी इनपुट है, और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो उसके नतीजे में 1,74,000 कार्ड्स कंफर्म्ड एलियंस के पाए गए कि गैर मुल्की हैं, उन्हें कैंसिल किया जाता है। सो वो कैंसिल किए जा रहे हैं, मगर इन लोगों को भी गुंजाइश दी जा रही है कि वो अपील कर सकते हैं। कार्ड्स उनके कैंसिल हो गए हैं 1,74,000, हमारी तमाम डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ के मुताबिक एक बहुत बड़ी तादाद है। हम 33,000 पासपोर्ट्स कैंसिल कर चुके हैं, कहीं एक भी अपील नहीं आई कि नहीं मैं पाकिस्तानी हूं। बहुत बड़ी तादाद है। मैं ये भी आपको बता दूं कि इन 1,74,000 में 3,500 वो लोग भी शामिल हैं जो ये जो हमारी मुहिम चली है जाली शनाख्ती कार्ड्स के हवाले से, 3,500 ने अज खुद वॉलंटरली अपनी शरीयत वापस की है। पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं, किसी एक शख्स ने वापस नहीं कभी की।
اور اس میں میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ وہ جو ہماری مہم چلی اس میں میڈیا کا بہت عمل دخل تھا. 10,000 اس میں ایسے شناختی کارڈ ہولڈر بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہوا ہے ایز افغانس POR کے تحت. انہوں نے ڈائریکٹلی اور ساتھ شناختی کارڈ بھی لیے ہوئے ہیں. سو ان کا خود پروف ہے کہ میں افغان ہوں اور انہیں شناختی کارڈ ظاہر ہے جعلی طریقے سے. سو اس میں وہ 10,000 بھی شامل ہے. 1,56,000 شناختی کارڈ اور 440 شناختی کارڈ بحال کیے جا رہے ٹیمپرریلی. ان 3,53,000 میں ان کو ٹیمپرریلی ان بلاک کیا جا رہا ہے. اور جو میں نے کہا ہے کہ کوئی بھی ڈاکومنٹیشن ان کے پاس ہو وہ پروف لے کے آئیں, ان کے پرماننٹلی ان بلاک کیے جائیں گے. آج کے بعد, اور یہ پالیسی ڈیسیجن ہے, کسی شخص کے بارے میں شک ہو یا ڈاکومنٹیشن بھی ہو بلیک اینڈ وائٹ, اس کا کارڈ بلاک نہیں کیا جائے گا, پہلے اسے نوٹس دیا جائے گا. یہ جو ہم سالہ سال سے نادرا میں چل رہی تھی, اور میرا خیال ہے کہ یہ میں نے ایز منسٹر فار انٹیریئر ایک اپنے لیول پہ کوشش کی ہے کہ آئندہ یہ شکایت نہ ہو. سو آج سے یہ مکمل پابندی ہے کہ کسی کے حوالے سے ڈاکومنٹیشن بھی ہے تو اس کا کارڈ بلاک نہ کیا جائے, بلکہ اس کو نوٹس دیا جائے اور اس کو موقع دیا جائے کہ جو کچھ ڈاکومنٹیشن یا پروف نادرا کے پاس ہے اس کو وہ ڈس پروف کرے. سو ایک طرف ہم بہت ہول ہاگ جعلی شناختی کارڈ اور جعلی شہریت, جعلی پاسپورٹس کے خلاف اپنی مہم جاری رکھے ہیں, مگر دوسری طرف جو تکالیف یا مشکلات یا مسائل سامنے آ رہے ہیں ہم ان کو ایڈریس کرنے کی بھی پوری کوشش کر رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج سے چند مہینے پہلے ایک فیصلہ میں نے بطور وزیر داخلہ لیا. مجھے کچھ رپورٹس آئیں کہ ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے ایک شیمفل انڈسٹری قائم ہے پاکستان میں, اور جو ڈپارٹمنٹس اور جن اداروں کی ذمہ داری ہے شاید وہ اس انداز سے وہ کام نہیں کر رہے. تو میں نے بڑی ایفرٹس کے بعد اس جرم کو FIA کے سکیڈول میں ڈلوایا حکومت کی منظوری سے, اور پچھلے چند ہفتوں میں اس میں بڑی پرو ایکٹیو پرفارمنس دیکھنے میں آئی ہے. میں تفصیل انشاءاللہ آئندہ 1-2 دنوں میں دوں گا. کچھ میڈیا میں ویسے بھی آتا ہے جب یہ چھاپے لگتے ہیں, مگر جو چند ڈاکٹرز, ان کے فیسیلیٹیٹرز, ان کے فائنینسر کو جو کردار ہے وہ شیمفل ہے, وہ تضحیک ہے انسانیت کی, مگر اس میں جو پیسہ ہے وہ انبلیویبل ہے. اور وہ پیسہ بدقسمتی سے اس سے نہیں لیا جا رہا جسے وہ تو بڑا تھوڑا سا اس میں جو مڈل مین ہیں وہ لے رہے تھے, یہ ڈاکٹرز لے رہے تھے, اور یہ ایک انڈسٹری تھی. اس کو ہم بہت پرو ایکٹیولی آگے بڑھائیں گے. اور آج سے ہم موو کر رہے ہیں ایک اور ایشو, اور وہ ہے فوڈ ایڈلٹریشن. اس کو میں چاہتا ہوں کہ FIA کے سکیڈول میں شامل ہو. پہلے مرحلے میں ہم جو امپورٹڈ فوڈ سٹف ہوتا ہے وہ FIA کی سکیڈول میں شامل کرنے لگتے ہیں. اس کا ہے پاکستان سٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول ایکٹ. یہ پاکستان کا قانون ہے, ہم اسے باقاعدہ آج سے موو کر رہے ہیں حکومت پاکستان کو, لاء ڈویژن کو, کہ اس کو FIA کی سکیڈول میں شامل کیا جائے. اس وقت جو شواہد اور حقائق ہمارے سامنے ہیں کہ امپورٹڈ فوڈ سٹف کے حوالے سے جو ملک, چاکلیٹس, ٹافیز, یو نیم اٹ, ان میں سے اکثر ایکسپائرڈ ہوتی ہیں. ان میں سے کئی ٹاکسک ہیں
اتنی وہ پرانی ہو گئی ہیں اور کہیں اور استعمال وہ پاکستان بھیج دیتے ہیں. چیک کرنے والے ادارے اس کو چیک نہیں کرتے. یہ پاکستان کے عوام سے ایک دشمنی ہے, دشمنی سے بھی بڑھ کے ہے, جان بوجھ کر. اور اس کو ہم خوراک کہتے ہیں, فوڈ سبسٹنسز. تو اس کو ہم شامل کریں گے اور آپ دیکھیں گے. مگر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ باقی ادارے اپنا کام کریں. یہ صرف امپورٹ آف فوڈ اسٹفس اینڈ ڈسٹریبیوشن, ہم فی الحال سے ہماری اس وقت کیپیسٹی نہیں ہے. میں ایف آئی اے کو اتنا نہیں پھیلانا چاہتا جتنی اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. ایف آئی اے کے اپنے لمیٹیشنز ہیں. تو ڈسٹریبیوٹرز کے حوالے سے ڈسٹریبیوٹرز کی ذمہ داری ہوگی. اور میں آج سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی امپورٹڈ فوڈ اسٹف آتا ہے, یہ امپورٹرز کی پہلے ذمہ داری ہے اور اس کے بعد ڈسٹریبیوٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوڈ اسٹف اٹس ان ملینز آف ڈالرز, وہ اس پہ کوئی ہیلتھ ہیزرڈ نہ ہو, وہ ایکسپائرڈ نہ ہو, وہ ہیومن ہیلتھ کے خلاف نہ ہو. مجھے امید ہے کہ آئندہ 1 مہینے میں اس سلسلے میں جو قانونی مراحل ہیں وہ پورے ہو جائیں گے اور اس کے بعد ایک بڑی واضح مہم جو ہم نے ہیومن ٹرانسپلانٹ آرگنز کے حوالے سے کی ہے, اسی طرح اکراس دا کنٹری ہم ایڈلٹیشن کے حوالے سے کریں گے. پہلے مرحلے میں امپورٹڈ فوڈ اسٹفس, اس کے بعد پروونس سے مل کے ہم اس کو بڑھانا چاہیں گے جو روزمرہ کی فوڈ اسٹفس ہیں. مگر وہ دوسرا مرحلہ ہوگا اور اس میں صوبوں کی مشاورت اور منظوری شامل ہوگی. ہم کوئی صوبہ نہیں چاہے گا تو ظاہر ہے کہ ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے, مگر یہ عوام کی صحت کا مسئلہ ہے. عوام جب پیسہ دیتے ہیں کسی چیز کے لیے تو پھر اس کے لیے ان کو صحیح فوڈ اسٹف بھی ملنا چاہیے. میں نے ایک اور میٹنگ میں پچھلے تقریباً 2 سال سے لگا ہوں, میں اس پہ آج تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. مجھے ہر طرف سے یہ انپٹ آتی ہے کہ یہ جو ٹاورز ہیں, یہ اس کو کون سے ٹاورز کہتے ہیں, موبائل ٹاورز, یہ جی, اور وہ جو ہیں جو بھی شعاعیں ہیں وہ ٹاکسک ہیں, کینسر ریلیٹڈ ہیں. میں آج اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں نے اس پہ بڑا کام کیا, میں نے ایک کمیٹی دی, مگر اس کمیٹی کی جو ریکمنڈیشنز تو نہیں, جو انپٹ دی تھی وہ مکمل نہیں تھی. سو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کانفرنس بلائی جائے اور آپ کو بھی بلایا جائے. دیکھیں, یہ ٹاورز اسکول کے اندر ہیں, لوگوں کے گھروں کے اندر ہیں, سب سے زیادہ ولنریبل بچے ہیں, کنجسٹڈ ایریاز میں ہیں. جو لوگ اس کے پیسے لے رہے ہیں, کرایہ لے رہے ہیں, وہ تو لے رہے ہیں, باقیوں کو کیا قصور ہے. میں جو سیلر کمپنیز ہیں ان کی بالکل ان کی کام میں کوئی نہ مداخلت کروں گا, نہ کوئی بلا جواز رکاوٹ ڈالیں گے ہم. مگر اس ملک کے عوام کی جو صحت ہے اس پہ کوئی بھی نیگیٹیوٹی ہو, اس کو روکنا حکومت پاکستان کا کام ہے. جب ہم نے ان رجسٹرڈ سمز کے خلاف کارروائی کی تو ساری سیلولر کمپنیز نے دھمکی دینے شروع کر دی کہ ہم نے $6 بلین یہاں خرچ کیا ہے, ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو میرا ان کو جواب تھا, اور یہ پرائم منسٹر بھی اس کے گواہ ہیں اور فائنانس منسٹر بھی. میں نے کہا ہمارے لیے, اس ملک کے لیے, اس حکومت کے لیے ہماری سیکیورٹی سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں. وہی ہوا, پھر 9 کروڑ سمز, ان ویریفائڈ سمز کینسل ہوئیں. کسی کے کاروبار پہ کوئی قدغن بھی نہیں لگی, اور آج الحمدللہ 2 سال ہونے لگے. 7 سال سے معاملہ لٹکا ہوا تھا. 3 مہینے میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے اس پہ عمل درآمد کرایا, اور آج تقریباً 1.5 پونے 2 سال ہو چکے ہیں. کوئی کسی ان رجسٹرڈ سم کے حوالے سے کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی کوئی شکایت نہیں آئی. سو اس حوالے سے بھی میں یہاں اسلام آباد میں ارادہ یہ ہے کہ ہم تمام پروونشل ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کو بلائیں, انوائرمنٹ ہیلتھ والوں کو بلائیں, آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل والوں کو بلائیں, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور کو بلائیں, شوکت خانم کینسر ہاسپٹل اور ریسرچ سینٹر والوں کو بلائیں, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو بلائیں, ایف آئی اے تو ہوگا, سی ڈی اے ہوگا, انوائرمنٹل پروٹیکشن
एजेंसी, फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड और मीडिया के दोस्त, आपके सामने ये सारी, इसको एक सेमिनार की हम शक्ल देंगे और इसको हम मंथ की अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसको भी फिर हम FIA के स्केड्यूल में लेके आएंगे। हनानी एंड कालिया एक इतना बड़ा केस है जिसका कोई हिसाब, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। मुझे बड़ी कभी अफसोस होता है कि कई दफा बड़ी इनएक्यूरेट बातें हो जाती। ये 2004, 2005, 2006 का केस है। 2007 पे इस पे हुकूमत पाकिस्तान ने कार्रवाई शुरू की और फिर चोरों से मिलकर उस कार्रवाई को खत्म भी कर दिया। रिकॉर्ड भी गायब और एक्विटल भी हो गई सबकी। अमेरिका में जाके ये पकड़े गए, यहां आके दे वर एक्विटेड। जब अमेरिका में अल्ताफ को सजा हुई तो मैंने इसका नोटिस लिया। ये मेरे दौर का केस नहीं है। कहा गया था कि एक एडिटोरियल में आया कि प्रीवियस इंटीरियर मिनिस्टर ने भी टॉल क्लेम्स की और मैंने भी की। मैंने कोई टॉल क्लेम्स नहीं की, अगर कोई है तो मुझे बताएं। मैंने इसको रिवाइव किया इस केस को, और जब मैंने पहले रिवाइव किया तो मुझे बताया गया कि इसको कोई प्रूफ नहीं है, सब प्रूफ डिस्ट्रॉय हो चुका है। मैंने एक नई टीम कॉन्स्टिट्यूट की और बहुत सारा पुराना केस कहां से निकाला है वो फिलहाल मैं नहीं बता सकता। जब ये चीज सामने आएगी तो फिर आपको बताऊंगा। सिर्फ 2005 से लेकर 2008 तक, और मैं ये भी बताऊं कि ये केस कोर्ट में एक्विट हो चुका है। हमने एक और एंगल से, क्योंकि फिर हमारे पे इल्जाम लगा डबल जेपटी का कि जी 2008 में ये केस तो डिसाइड हो चुका है और एक्विट हो चुका है, तो ये दूसरी दफा केस किस तरह। तो हमने इसे एक और एंगल से, जो लोग डिफ्रॉड हुए हैं उनकी तरफ से, सिर्फ 2005 से 2008 तक 100 बिलियन रुपीस, 100 अरब रुपया पाकिस्तान से बाहर निकाला गया थ्रू वन दी एंटिटी। थैंक यू। और कितनी है उसके अलावा है। हमने FBI को इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए लिखा है, USA। हमने नेशनल क्राइम्स एजेंसी बरतानिया को लिखा है और हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं। हमने यहां बहुत सी, और आउट ऑफ नोवेयर FIA ने 14 लाख ट्रांजैक्शन का प्रूफ निकाला है। 14 लाख सिर्फ 3 सालों का। ये जो बहुत सारा और निकलना है। और इसमें जो सेंट्रल एंटिटी है बाहर की, वो अल जरूनी कंपनी है बेस्ड इन दुबई, उनको भी हम लिख रहे हैं। तो इस पे काफी पेशरफ्त हुई है। काम बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बड़ा इस पे काम की जरूरत है, मगर बहुत सारा प्रोग्रेस हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इस पे मजीद प्रोग्रेस होगा। पेट्रोलियम लेवी, बहुत सारी केसेस मेरे नोटिस में आए कि पेट्रोलियम कंपनीज अरबों यहां कमाते हैं, मगर पेट्रोलियम लेवी के मद में जो उनका देना जरूरी था वो साल से नहीं दे रहे थे। FIA को इन्वॉल्व किया। पिछले एक साल में 2.48 अरब रुपए, और हमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री नहीं कहा, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं कहा, ये आज खुद 2.5 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी के जमा हो चुके हैं द नेशनल एक्सचेकर। ये साबका अदवार की बात है और इस पे मजीद काम जारी है। इंशाल्लाह अरबों रुपए और भी रिकवर होंगे। हमारे नोटिस में आया है और इस पे भी आज से काम शुरू हो रहा है कि पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कंपनीज जब वो इजाजत उन्हें चाहिए होती है एक्सप्लोरेटरी वेल्स की इनॉग्रेशन की, मैं उसकी तफसील फिलहाल नहीं जाना चाहता, आज ही उसका फैसला हुआ है, उस पे अरबों डॉलर्स की हेरा फेरी है। जो हुकूमत पाकिस्तान को पैसे उनको देने चाहिए थे कंट्रीब्यूशन, वो नहीं दी गई। ये भी इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और FIA का है। और अरबों डॉलर्स, में अरबों रुपए की बात नहीं कर रहा, अरबों डॉलर्स आर ड्यू टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओवर द लास्ट मेनी ईयर्स व्हिच हैव नॉट बीन पेड। आज FIA को उस पर हदायत कर दी गई है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा दिनों और हफ्तों में आप देखेंगे कि इस पे कार्रवाई होगी। कई और चीजें भी हैं
मैं उस पर ज़्यादा तफसीर पे नहीं जाना चाहता। कुछ जो अहम आज फैसले हुए हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये जो हमारा बॉर्डर है विद ईरान, बॉर्डर विद अफगानिस्तान, मगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो ज़्यादा होती है वो अफगानिस्तान ईरान के साथ बॉर्डर जी सारा तकरीबन 1000 किलोमीटर है। इस पे हमने बहुत सी कार्रवाई की है। जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, पिछले 1.5 साल में आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख में इतने लोग नहीं पकड़े गए जितने हमने पिछले 1.5 साल में पकड़े हैं। ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हमने चुन चुन के गैर मुल्क से उठा के लोग बंद किए, उनको रेड बुक को एक्टिवेट किया है। जो लोग बाहर से आते हैं इलीगल, उनसे हम पूछते हैं आपको भेजा किसने, फिर हम उनके घर पहुंच जाते हैं। तो मुझे कहना तो शायद नहीं चाहिए, मगर मुझे कहने की इजाजत दें कि इसमें गुजरावाला डिवीजन, वहां ये जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, वे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं। हमने बहुत सारे पकड़े हैं। आइंदा 3 महीने देखेंगे कि एक एक को निकालेंगे। इसके साथ साथ जो बाहर भागे हुए हैं, हम उनके पासपोर्ट्स कैंसिल कर रहे हैं, CNICs कैंसिल कर रहे हैं। हम फॉरेन कंट्रीज को लिख रहे हैं कि आप इनको पकड़ें और रेड वारंट के जरिए हमको वापस लेके आए। ये पाकिस्तान की बेहुरमती है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जब पाकिस्तान का नाम आता है और हमारे बेगुनाह और मासूम लोग गैर मुल्क में जाके जलील व ख्वार होते हैं, ये पाकिस्तान के नाम की बेहुरमती होती है। उन बेचारे लोगों की तो यकीनन एक्सप्लॉयटेशन होती है। वो बेचारे ज्यादा जानते नहीं है। वो अपनी जिंदगी का जो पैसा है, पूंजी इकट्ठी करके बाहर जाते हैं। इसको रोकना है और इंशाल्लाह हम रोकेंगे। बहुत सारी रुकावट हो चुकी है, इसको हम रोकेंगे। आखिरी इशू, और उसके बाद आप सवाल कर सकते हैं, और मुझे पता है कि आपने सवाल किस पे करना है। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको लंबी कहानी दे के डाइवर्ट कर सकता हूं। मैंने सरफराज साहब को कहा कि बेहतर नहीं है कि मैं ये करके उठ जाऊं, तो उन्होंने कहा ये सारे आपके दोस्त हैं, ये बहुत शोर शराबा करेंगे। तो मैं आखिरी पॉइंट मैं पहले बता दूं कि अल्ताफ हुसैन के हवाले से जो रेड वारंट हमने असर 9 भेजने थे, उस पर काम हो रहा है। हमने उस पर बहुत हाई प्रोफाइल और सीनियर लीगल एक्सपर्ट्स लगाए हैं। वो शायद 12 या 15 मई की तारीख थी। हम 1 महीना उनसे और मांग रहे हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि हमें सूबों से लेनी है। अभी वो इनकम्प्लीट है। इंशाल्लाह 15 जून से पहले ये रेड वारंट जारी हो जाएंगे इंटरपोल को, और इंशाल्लाह तो आप देखेंगे कि उसका जो लीगल एस्पेक्ट है वो बिल्कुल बहुत स्ट्रांग और मुकम्मल होगा। बहुत शुक्रिया जी। सरफराज साहब बचाएं मुझे। मेहरबानी। मैं आपसे अपने तल्लक बाहर रखना चाहता हूँ। 10-12 रोज से पूरा मुल्क जो है कि जान में मुब्तला था, और क्या वजह थी कि डॉन लीग्स पे जो तनाज़ा था ये खत्म होने में देर इतनी क्यों लगी? क्या इसकी कोई वजूहत ऐसी है जो आप बताने के लिए तैयार? डॉन लीग्स पे क्वेश्चन है इकट्ठे ही सारे। चले डॉन लीग्स पे सारे क्वेश्चन हम पेन दो जी। बोले टाइम बहुत थोड़ा है। तो साहब ये मुतालबा किया गया है लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से कि जो ओरिजिनल रिपोर्ट है वो सबमिट की जाए पार्लियामेंट में। क्या आप समझते हैं कि ये डिमांड जो है ये जस्टिफाइएबल है? ठीक है जी। और इससे चूंकि फिर दूसरा ये आपने FIR के स्कोप को बढ़ा रहे हैं कि यहीं आप इसका नॉमेनक्लेचर चेंज करके FSF तो नहीं बनाने का इरादा? डॉन लीग पहले तो कमाल महारत के साथ आपने सारी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी रखी, लोग रिसोर्स सुनना चाह रहे। सर ये बताइएगा कि डॉन लीग्स का मामला सेटल हो गया, दैट वाज अ सरप्राइज, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि जब लोग आइडेंटिफाई हुए, कमेटी की तरफ से नामजद हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई, तो उन्हें सिर्फ ओहदों के से हटाने की हद तक क्यों गवर्नमेंट महदूद रही है? मजीद कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
जी मेरा ये क्वेश्चन है कि डॉन लिक्स के ऊपर जो रिपोर्ट है उसका मंजर आम पे आप लाएंगे और क्या वो नाम जो आर्मी की तरफ से दिए गए थे वो इसमें शामिल किए गए हैं? अच्छा सर ये बता दें साहब ये बता दें सर जी सर ज़हर कातिल जो नस नस में बस किया अंजाम वफा क्या होगा? नवीद अकबर इसकी एलेबोरेशन भी कर दें यार नवीद अकबर जरा सलीस उर्दू में, ताकि मैं समझ सकूं यार। सर ये एक हुकूमत के मातहत प्राइम मिनिस्टर के मातहत एक इदारे की तरफ से ट्वीट किया गया, उस पर सर पूरी दुनिया में शोर मचा, उसके हवाले से भी बात करें कि क्यों ऐसा हुआ और आइंदा इसको किस तरह रोका जाएगा? प्राइम मिनिस्टर के मातहत उनके खिलाफ सामने आ सर ये बताइएगा, जब परवेज रशीद साहब को हटाया गया था तो उस वक्त आपने कहा था कि वो खबर रोकने में नाकाम रहे, इस वजह से उन्हें उस वक्त हटाया गया। अब जो 3 मेन मुल्ज़िम जिनके बारे में ये बात सामने आई उसको जरा क्लैरिफाई कर दें कि इनमें से खबर प्लांट करने का कौन जिम्मेदार था और खबर ना रोकने का कौन जिम्मेदार? सजाद तरीफ सर उनका फ्यूचर क्या है, सजाद तरीफ अगेंस्ट क्या होगा? आप जरा ये आप जरा नोट कर लें कि मैं आपसे नजरें नहीं मिला रहा। एजाज सैयद साहब ये किसने कहा है? एजाज सैयद जो साहब आपकी ट्वीट के मैं सुन रहा हूँ जी, आप बोले। डॉन लीक्स के ऊपर हो रहे हैं, मैं थोड़ा सी एक सिचुएशन ऐड करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन कम और सिचुएशन ज़्यादा है। मुझे चौधरी निसार अली खान जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है उनसे सवाल ये है कि अगर IG इस्लामाबाद का PRO वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के बारे में कोई नोटिफिकेशन जो वजीर दाखिला ने जारी किया हो वो रिजेक्ट करने की ट्वीट करेंगे, तो ये फरमाएं कि वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान उस PRO के बारे में क्या करेंगे? एक तो ये बताएं। दूसरा ये बताएं चौधरी साहब कि सदन जनरल के बारे में बहुत सारी इब्हाम पाया जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से आके मिले थे, जिसकी वजह से शायद जो हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो शायद नाखुश थी। कौन मिले थे? सदन जनरल जो इंडियन बिजनेसमैन, क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही थी? आप इंडियन मिनिस्टर फिलहाल डॉन लीक्स पे चलें जी। सर आपने बड़ी अच्छी अपनी उसकी मिनिस्ट्री के बारे में बताया, सारा कुछ वो बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज थे, खासतौर पे फूड वाला और दूसरे सारे। सर डॉन लीक्स के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा तजस्सुस है, हर बंदा पूछता है कि जब राइटर को लिखने वाला को कुछ नहीं हुआ, जब शाया करने वाली अखबार को कुछ नहीं हुआ, तो फिर PIO को किस जुर्म की सजा मिली? और बात जावेद बलूच सब ये क्वेश्चन नहीं है, कम्प्लीमेंट है जब भी गवर्नमेंट यार एक सेकंड गवर्नमेंट पैदा हुई थी उसमें सर किरदार सर किसी करने के लिए जो कंफ्यूजन थी सबसे दूर सर कैसे किया गया? क्या चीज? गवर्नमेंट को डॉन लीक्स पे असली क़यादत और ठीक सर गवर्नमेंट को जब भी मुश्किल में गवर्नमेंट जब भी सर मुश्किल में फंसती है तो चौधरी निसार अली खान आगे आके उनको इस मुश्किल से निकालते हैं। डू यू थिंक कि आपकी जो काविश थी उसके अलावा कौन कौन इसमें शामिल थे, इनके आपस में सरदार हमीद साहब तो सर कौमी सलामती के हवाले से क्या मामला है? सरदार हमीद साहब ये शक्ति है कि बात में आगे बढ़ा रहा हूँ, आपकी मुसलसल मीटिंग हो रही है, बात सुन, यकीनन मुश्किल में थी, मैं सुन रहा हूँ। बढ़ाया इशू था। तो सर पहली बार किसी अस्करी अदारे ने जो है अपना ट्वीट वापस लिया है, ये यकीनन सिविल गवर्नमेंट की जीत है और इसमें आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। इसमें बताएं कि क्या अब आइंदा जो आने वाले दिनों में सिविल और मिलिट्री रिलेशन जो है वो कैसे है? अलीम साहब ठीक ठीक जी सर के हवाले से साहब बहुत हो गया सर। असद मुबारक नाम है मेरा, सर डेली मेल से हूं। इनसे इतने सवाल कराएं कि ये थक जाएंगे
और मेरे जवाब देने की गुंजाइश ही ना हो। कौमी सलामती के हवाले से कहा गया था कि ये कौमी सलामती के ऊपर ये जो है ज़रबकारी है, तो इस हवाले से जो भी मामला तय किए जा रहे हैं, क्या उन जो उसमें किरदार थे उनको माफ कर? मैं समझ गया, मैं समझ गया। कि डॉन लीग्स के इस इंतहाई अहम इशू के ऊपर 7 माह लगे, आपकी गुफ्तगू बार बार चैनल में दिखाई कि जी 1 हफ्ते में रिपोर्ट आ रही है, 2 हफ्ते में रिपोर्ट आ रही है, तो जो 7 माह लगे हैं ये 2-3 हफ्तों में काम खत्म नहीं हो सकता? एक मैं इससे पहले के जवाब एक मिनट मेरे भाई, इससे पहले मैं जवाब दूं, ये आप निकालें यार, ये कहां से निकाल लिया कि मैंने कहा कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते निकालें और मुझसे शेयर करें और उसकी हम तशहीर करेंगे। डोंट कोट मी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जी। और मेरे सामने खड़े हो गए तो ना मुझे गलत कोट करें ना यार। तो सर ये बता दें कि जिस दिन फवाद ने वो जो सफारत के तहत हुक्मनामा जारी किया था, आपने ये कहा था कि वो मजाज ही नहीं है कि वो जारी करें, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर करेगी। उस नोटिफिकेशन में और अब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्या उसमें सिर्फ परवेज रशीद साहब का नाम ऐड करना था या कुछ और भी? शुक्रिया जी। मैं सॉरी मैं एक इनकी बात आपको ये बता दें मरियम बीबी का किरदार था इस सारे मामले में या नहीं था, उनको बचाने में कामयाब होगी काजर हुकूमत? थैंक यू। बैरिया टोल में वाकया हुआ, उसमें कुछ लोग जो है उनकी जान गई और सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे, उसकी कभी तक एफआईआर मुझे हवाले से बताएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहता हूँ कि कुछ और दोस्त भी, वरना मैं सुनता जाता, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर जिस तरह डॉन लीग्स का मसला बहुत तवालत पकड़ गया, इसलिए आपके सवालों का सिलसिला भी, तो आपके सवालों पे 20 मिनट लगे, तो मुझे जवाब देने में तो 1 घंटा लगेगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। देखें, सबसे पहले तो हकाइक पे हम सब बात करें। ये इतना बड़ा मसला नहीं था जितना बना दिया गया, और हुकूमत को अगर कुछ छुपाना होता तो पहले एक कमेटी, उसके बाद एक बड़ी कमीशन बनाया गया, और इस कमीशन में तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, सारे बाइज्जत और सीनियर लोग थे। आप लोग एक इंतहाई अहम पिलर हैं ऑफ द स्टेट। खुदा के लिए चंद चीजें अपने प्रोफेशन की जिम्मेदारियां बजा लाते हुए उसको सामने रखें। सिविल मिलिट्री रिलेशंस का तमाशा नहीं लगाना चाहिए। सिविल मिलिट्री रिलेशंस एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में। सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, कहीं नहीं होती, सिर्फ पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान में बहुत मसाइल और मुश्किलात हैं, अवाम को मुश्किलात हैं, मुल्क को मसाइल को मुश्किल, अवाम को और मुल्क दोनों को मसाइल और मुश्किलात हैं। उस पे सियासत करें, उस पे बयानबाजी करें। सिविल और मिलिट्री के जो तल्लुकात हैं उसका तनाजुर सियासी नहीं है, उसका तनाजुर कौमी है। ये इंतहाई हिसास एरिया है, उस पे न ही हैजान अंगेजी की जरूरत है, न ही बिलाजवाज इज़हार ख्याल की जरूरत है, और न ही ड्रामाबाजी की जरूरत है। डॉन लीग्स में अगर हुकूमत को किसी शख्स को, किसी फर्द को या किसी ग्रुप को बचाना होता, छुपाना होता, तो इस पे 2 कमिटीज ना बनती। डॉन लीग्स की रिपोर्ट जो सामने आई वो मुत्तफिका रिपोर्ट थी। मुकम्मल कंसेंसस था। जब वो उसका ऐलान होने लगा तो कुछ थोड़े बहुत मसले आए,
वो मसले प्रोसीजरल थे। जो ऑर्डर पीएम ऑफिस से निकला वो पीएम ऑफिस ऑर्डर था तमाम मिनिस्ट्रीज को, उसकी तशहीर नहीं होनी चाहिए। जब उसकी तशहीर हुई तो एक गलत फहमी पैदा हुई और फिर गलत फहमी के बाद उस गलत फहमी में मजीद इजाफा हुआ। कल उसकी रेक्टिफिकेशन इस तरह हुई है कि जो नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को करना था वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने किया, और वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का नोटिफिकेशन हूबहू वो था जो कमेटी की कंसेंसस रिपोर्ट थी ऑफ रिकमेंडेशंस। मैंने बार बार कहा है, डार साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो तमाम रिकमेंडेशंस हैं कमेटी के वो पब्लिक किए जाएंगे। वो कल पब्लिक हो गए। वो हूबहू वही अल्फाज हैं जो कमेटी ने यूनानिमसली हुकूमत को रेकमेंड किए। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसकी जिम्मेदारी ज्यादा थी किसकी कम थी, ये बहस तो अनएंडिंग है। मगर हुकूमत की इससे ज्यादा और इसमें लार्ज हार्टेडनेस, कमिटमेंट और ट्रांसपेरेंसी क्या हो सकती है कि हमने एक ओपन एंडेड फुल पावर्ड कमेटी बनाई जिसने एक एक चीज, कवायद, शवायद, हकायक उस कमेटी में पेश किए गए। 7 महीने उसको लगे। अगर किसी लेवल में भी हुकूमत ने इंटरवेंशन की हो किसी एक शख्स के साथ, किसी हवाले से भी, हमें तो यह भी इल्म नहीं था कि यह रिपोर्ट आ कब रही है, इस पे क्यों नहीं फोकस किया जाता। जो गलतफहमी पैदा हुई जिस दिन पीएम ऑफिस से रेफरेंस आया या ऑर्डर आया, वो प्रोसीजर थी, सब्सटेंस की नहीं थी। फौज या फौजी क़यादत भी ये चाहती थी कि जो कंसेंसस रिपोर्ट है उनकी रिकमेंडेशन हो। मैं उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर चुके थे, हदायत मुझे दे चुके थे, मीडिया के जरिए वो हदायत पब्लिक हो चुकी थी। 3 दिन पहले मुझे हदायत ये थी कि जो रिकमेंडेशंस इस कमेटी की हैं उनको मनोअन उन पे अमल किया जाए। अब मेरा बतौर वज़ीर दाखिला ये काम नहीं है कि मैं जवाब दूं कि इसमें कौन ज्यादा मुलव्वस था कौन कम था, किसकी जिम्मेदारी थी किसी की नहीं थी, किसी को ज्यादा सजा हुई किसी को कम हुई। और मैं ये भी वाज़ेह कर दूं, इस पे फोकस बड़े कम लोगों का, हर कोई सियासत करता है ना, बयानबाजी करता है, जुमलाबाजी है कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट थी, ये एक इंक्वायरी कमेटी थी, जो कवायद और शवायद थे उन्हीं की बुनियाद पर उन्होंने फैसला करना था और उन्होंने फैसला किया। उस पर अमल आया, उस पर अमल हुआ, मुकम्मल अमल हुआ, और आज जो बाकी 5 हैं उन पे भी अमल हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ हमने खतूत लिखने थे वो भी हो गया है। ये मामला अब खत्म हो चुका है और इस पे बयानबाजी मेरे लिए हैरान कुन नहीं परेशान कुन है कि और इश्यूज हैं यार, उन पे बयानबाजी करें। जो कुछ आप चाहते थे वो हुकूमत ने कर गुजरी। ओपन कमीशन, इंडिपेंडेंट कमीशन इंक्वायरी बनाई गई जिसमें तीनों इंटेलिजेंस एजेंसीज के सीनियर नुमाइंदे मौजूद थे और 7 महीने की तगो-दो के बाद उन्होंने एक फैसला किया। सो लेट इट रेस्ट। किसी को ज्यादा सजा हुई, किसी को कम हुई, किसी को से नाइंसाफी हुई, इंसाफ हुआ, न तो मैं उसका जिम्मेदार हूं और ना हुकूमत जिम्मेदार है, ना कोई और जिम्मेदार है उसकी। मेरा ख्याल है कि सारे बड़े सीनियर लोग थे वहां, उनका रिकॉर्ड पब्लिक इज विदाउट ब्लेमिश, खा वो सिविलियंस थे, खा वो मिलिट्री से थे, खा वो इंटेलिजेंस एजेंसी से थे। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तरह तरह की बातें की गई और टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इस तमाम वक्त में कल DGISPR ने कहा कि एक माहौल ऐसे पैदा किया गया कि फौज और हुकूमत कोई आमने सामने, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। मैं मशकूर हूं कि आपने मेरा नाम लिया, और लोग भी इन्वॉल्व थे।
मिलिट्री लीडरशिप से हमारी इंटरेक्शन थी, कोई तलखी नहीं थी, एक दूसरे कोई नाराजगी नहीं थी, और एक मैच्योर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में यही होना चाहिए। बातचीत का सिलसिला जारी रहा। मेरा ख्याल है कि देयर इज समथिंग मिसिंग इन द सिस्टम। अगर कोई गलती हो जाए, गलतफहमी हो जाए, ब्लेटेंट किस्म का नुकसान भी हो जाए, तो उसको मिल बैठ के हल न किया जाए। तो ये तलखी कहीं भी नहीं थी। और जैसे मैंने कहा कि अगर इख्तिलाफ राय था, और इख्तिलाफ राय होता है, इख्तिलाफ राय सब्सटेंस में नहीं था, इख्तिलाफ राय प्रोसीजरल था, और वो प्रोसीजर कल दूर हो गया है। मैं रोजेवल से कहता रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ये मैंने नहीं कहा कि रूल ऑफ बिजनेस में है कि पीएम ऑफिस इन मामलात में न नोटिफिकेशन उनके दायरे कार में है, ना वो जारी करता है। वो एक पीएम ऑफिस का ऑर्डर था टू वेरियस मिनिस्ट्रीज के अमल दरामद के हवाले से ये इकदाम किए जाएं। हमने उसी दिन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने सफारशात की रोशनी में उन तमाम अहकामात और दूसरों पर भी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करना था, और साथ ही एक प्रेस रिलीज कर देनी थी। वो नहीं हो सकी रुकावट की वजह से, आज कल हो गई है। सो लेट द इश्यू रेस्ट। यहां तो ऐसी बातें हुई कि यहां लड़ाई हो रही है, वहां लड़ाई हो रही है। मैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गया, एक लोकल मसला है, वहां कुछ मसाइल मुझे तो जाके इल्म हुए। मैं वैसे भी उस पर तबसरा न करता अगर वहां उनकी बहुत तशहीर ना हो चुकी होती। मैंने वहां एक स्टेटमेंट दी, जिनके बारे में स्टेटमेंट दी उनको पहुंच गई, मगर ऐसे तबसरे हुए कि मैंने इंटेलिजेंस और बड़े समझदार लोग, एक रिटायर्ड जनरल साहब हैं, और ये भी बड़ी बदकिस्मती है, जहां एक तरफ बड़े अच्छे दोनों तरफ से सिविलियन भी हैं, मगर चंद मखसूस हजरात रिटायर्ड सर्विसमैन में ऐसे भी हैं जो तासर देते हैं कि वो मिलिट्री स्पोक्समैन हैं। उन्होंने तो बड़े अजीब कलमात कहे। अब कोई एक आम आदमी कह दे तो बंदे को समझ आती है, या बंदा नजरअंदाज कर सकता है, मगर एक सीनियर अफसर जो जनरल भी रहा हो, वो इस किस्म के कलमात कहे तो अफसोस होता है। तो इन सारे लोगों ने मिलकर एक जो ये कैफियत पैदा की, ये पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मुझे POF जाने को क्यों रोकना था? मेरी रोजमर्रा के हिसाब से तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी से कई दफा बात होती है एट द सीनियर मोस्ट लेवल। इंटेलिजेंस एजेंसीज को मुझे वहां जाने में उन्होंने क्या रुकावट? अगर कोई ऐसा मसला तो वो मुझे बात कर सकते थे। जिनका हवाला दे के उनको भी मेरा पैगाम पहुंच गया, वो लोकल मसला था, मगर यहां तरह तरह की कहानियां बनाई गई, और 2+2 को 5 बना, 6 बना दिया गया। तो मेरी आखिर में सिर्फ आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आजकल जो चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो, तमाशा लगे। ये हमारे दुश्मनों का एजेंडा है। जितनी सिविल मिलिट्री हमांगी, हार्मनी और कोऑर्डिनेशन की आज जरूरत है, शायद पहले कभी नहीं थी, और वो है। इसमें रखना डालने से, इसमें शिगाफ डालने से, इसमें इसको गलत तरीके से पेश करने से ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं हो रही। दुनिया में ऐसा नहीं होता। और जैसे मैंने कहा है कि जिन्होंने इस पे क्रिकेट खेलनी है या हॉकी खेलनी है या सियासत खेलनी है, वो मेहरबानी से कोई और पिच तलाश करें। ये पिच नामुनासिब भी है, इररिलेवेंट भी है, और मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी ज्यादती है, क्योंकि हम पाकिस्तान के मफाद से खेल रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से खेल रहे हैं, इंतहाई हिसास मामलात से खेल रहे हैं। कमेटी ने, ये जो कमेटी है जिसने इस हवाले से फैसला किया, उन्होंने फैसला हकायक और शवायद पे किया। किसी की ख्वाहिशात पे इस कमेटी ने फैसला तो नहीं करना था। अब किसी ने कोई ख्वाहिश रख रही हो तो वो जाने और उसका खुदा जाने,
कमेटी ने हकायक की रोशनी में फैसला किया है और हुकूमत ने जो रोज़े अव्वल से कहा था उस पर अमल किया है कि जो कमेटी की सिफारिशात होंगी उन पे मनो अमल कर दिया जाएगा। सो उस पे अमल हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वजीर दाखिला चौधरी निसार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि न्यूज़ लीक्स का मामला हल हो गया। सहाफ़ियों ने सवाल काफ़ी सारे किए और उन्होंने ये कहा कि आप लोगों से नजरें नहीं मिला पा रहा। उन्होंने कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को तमाशा नहीं बनाना चाहिए, हसास मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तमाम तर सिफारिशात जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में आई उन पर अमल दरामद कर दिया गया है। यह मसला हल हो गया है। डॉन लीक्स पर अब बात कर रहे थे वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान। इससे पहले उन्होंने मुल्क की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल पर भी बातचीत की, जबकि आखिर में सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देते हुए डॉन लीक्स पर उन्होंने बात की और कहा कि न्यूज़ लीक्स का मामला हल हो गया है, अब इस पर मजीद सियासत नहीं करनी चाहिए।